लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव दोनों की परिस्थितियां भिन्न होती है। लोकसभा के चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे अक्सर चुनाव पर हावी रहते हैं और विधानसभा का जो चुनाव है वो क्षेत्रीय मुद्दों पर आधारित रहता है, क्षेत्रीय चेहरे रहते हैं और राज्य के लोग उसमें ज़्यादातर अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से यहाँ पर लोकसभा का चुनाव हुआ और यूं कहें पूरे देश में हुआ और जो रिजल्ट यहाँ पर आया, हमारा स्ट्राइक रेट डबल से भी ज़्यादा रहा, तो हम उसको कम नहीं मानते हैं। हाँ, ये बात है कि आप विधानसभा वार अगर परिणाम को देखेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि एनडीए की बढ़त है। ये पहले भी, उसके पहले भी ये परिस्थिति थी। पहले एनडीए हमसे 2-3 सीट ज्यादा थी, उसके बावजूद उनकी स्थिति क्या रही। तो आज जो स्थिति बनी हुई है, आप उसके आधार पर, लोकसभा के आधार पर विधानसभा चुनाव को नहीं देख सकते हैं और मुद्दे भी अलग हैं, चेहरे भी अलग हैं। बिल्कुल, इस बात से मैं सहमत हूं। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में अलग मसले होते हैं, लेकिन एक इतना बड़ा अंतर पाटने के लिए आप लोग तैयार हैं, इस बात को हम मान लेते हैं। बड़ा मसला इस वक्त ये भी समझ में आ रहा है कि इंडिया गठबंधन जिसमें बड़ी और बृहद भूमिका जेएमएम निभा रहा है, कांग्रेस है, आरजेडी है, लेफ्ट पार्टीज है आपके साथ में, लेकिन वो एक राय, एक शुमारी नहीं दिखाई पड़ रही है। सीट बंटवारे को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है। आरजेडी नाराजगी जाहिर कर चुकी है, उसके अलावा लेफ्ट पार्टीज की ओर से भी नाराजगी के सुर सुनाई पड़े हैं और एक और स्थिति दिखाई पड़ रही है कि आपके सहयोगी दलों के बीच में भी एक फाइट, या कहा जाए फ्रेंडली फाइट, जो भी कहिए, वो भी कुछ सीटों पर दिखाई पड़ रहा है। तो एक मैसेज जा रहा है जहां पर लग रहा है कि शायद सब कुछ ठीक नहीं है इंडिया गठबंधन के। नहीं, बिल्कुल ठीक है। और इस राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा बड़े भाई की भूमिका में है और बड़े भाई की भूमिका में हम जब हैं तो निश्चित रूप से हम अपने कर्तव्यों को समझते हैं, हमारी जिम्मेवारी क्या है हम उसको भी समझते हैं और बहुत तरीके से हम ये जो थोड़ा बहुत जो आपको खटपट दिख रहा है या दिखाया जा रहा है, तो जब हिस्सा बंटवारा होता है ना, ये घर में भी जब होता है तो थोड़ा सा इस तरह का माहौल बनता है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, सभी चीजें स्पष्ट रूप से आपके सामने आ जाएंगी। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इस राज्य में विधानसभा का चुनाव होगा। विधानसभा के चुनाव में हेमंत सोरेन जी चेहरा हैं और माननीय गुरुजी के मार्गदर्शन में हम लोग ये चुनाव लड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन के तहत हम चुनाव लड़ रहे हैं और गठबंधन में जो भी हमारे साथी हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, आरजेडी हो, माले हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, सभी की अपनी अपनी भूमिका है और सभी लोग मिलकर के सामूहिक भूमिका निभाने की ओर अग्रसर है। आपने कहा कि हेमंत जी चेहरा है, इसमें कोई दो राय नहीं। आपने कहा बड़े भाई की भूमिका में जेएमएम यहां पे है, लेकिन सोरेन जी के ऊपर सीधे तौर पे जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, वो लोकसभा चुनाव हो या अभी विधानसभा चुनाव हो, इसके लगातार इस पर चर्चा हो रही है। एक बड़ा मसला और मुद्दा है और इस मसले की चर्चा राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी देखी जाती है कि साहब इतना बड़ा भ्रष्टाचार का एक मसला मुख्यमंत्री के ऊपर लगा और फिर वो 5 महीने तक जेल में रह के आए। ये अपने आप में, जहां पे बीजेपी या एनडीए के दल इस बात को कह रहे हैं कि साहब भ्रष्टाचार का है, आप लोग इस बात को कह रहे हैं कि साहब हमारे साथ गलत हुआ और विक्टिम कार्ड खेलते हुए दिखाई पड़ रहा है। नहीं, विक्टिम कार्ड झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं खेलता है। तो सवाल यही, मेरा सवाल यही था कि मतलब इन दोनों चीजों को लेकर एनडीए ये कह रहा है भ्रष्टाचार के आरोपी हैं और आप लोग कह रहे हैं कि साहब हमारे साथ गलत किया गया और वो एक विक्टिम कार्ड जैसी स्थिति दिखाई पड़ रही। नहीं, आपने जो आरोप लगाया उस आरोप को प्रमाणित भी तो आप ही को करना होगा ना। हाईकोर्ट की जो टिप्पणी है, हाईकोर्ट का जो उनको बेल देने में जो हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है, आप उस टिप्पणी को देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। जब कोई आरोप नहीं है, कोई प्रमाण आपके पास नहीं है और एक राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री को आपने 5-6 महीना जेल के अंदर में रखने का काम किया, तो इससे पता चलता है कि किस साजिश के तहत एनडीए के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग इस राज्य में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं। आपके परिवार का हिस्सा ही चंपई सोरेन जी रहे, मुख्यमंत्री की कमान सौंपी गई, वो नाराजगी जाहिर करके गए कि साहब एक आदिवासी का इतना अपमान किया गया और वो रह नहीं पाए और अब इस वक्त बीजेपी के साथ में चुनावी मैदान में है, तो वो तो आपको नुकसान करेगा क्योंकि इतने लंबे समय तक वो पूरे इस आंदोलन में रहे, पार्टी में रहे, उन्होंने जिम्मेदारी संभाली और आज वो मुखालफत कर रहे हैं पूरी तरीके से। देखिए, मैं आपको बता दूं जी कि जब से चंपई सोरेन जी झारखंड मुक्ति मोर्चा में है, लगभग मैं भी उसी समय से हूं
और मैं भी बहुत नजदीक से उनको जानता हूं। वो जब झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ के जाने लगे तो उन्होंने कुछ टिप्पणी की थी बैठक के अंदर में, और उन्होंने जो आरोप लगाया झारखंड मुक्ति मोर्चा पे, ये भी बिल्कुल बेबुनियाद है। मैं आपको बता दूं कि जब वो मुख्यमंत्री बने थे उसके 1 महीना बाद से ही भारतीय जनता पार्टी के ट्रैप में वो फंस चुके थे। इसकी जानकारी हम लोगों को थी। मैं आज आपके मंच पे इसका खुलासा कर दे रहा हूं, और हम लोग बहुत बारीकी से उनके हर क्रियाकलापों पर नजर रखे हुए थे। और जब भारतीय जनता पार्टी का ये जो चक्रव्यूह था, इसका जब खुलासा होने लगा तो इस तरह का निर्णय उनको लेना पड़ा। और बहुत सी परिस्थिति में निर्णय क्या लिया जाता है, नहीं लिया जाता है, आप बेहतर समझते हैं। तो इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चंपई सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, उसके बाद में जो भी परिस्थितियां हुई, क्योंकि आप लोग उन इंटरनल बैठकों में रहते तो आपको बेहतर पता है, तो उसके बाद में जब हेमंत सोरेन जी वापस आए, फिर वो मुख्यमंत्री बनते हैं, तो अगर आदिवासियों के हक हकूक और सम्मान के लिए रखना था तो एक आदिवासी चंपई सोरेन जी को ही मुख्यमंत्री बने रहने दे सकते थे। लेकिन परिवार या खुद पे ही बीच में सत्ता को रखना, एक ये परसेप्शन भी बना कि नहीं साहब सत्ता में तो हम ही रहेंगे। जी, ये परसेप्शन मीडिया का परसेप्शन है, अखबार का परसेप्शन है, ये इस राज्य के जनता का परसेप्शन नहीं है। मैंने आपको क्या कहा जी कि 5 महीना पहले इस बात की जानकारी झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम नेताओं को हो चुकी थी कि चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी के चुंगल में फंस चुके हैं। मैं आपको आज आपके मंच से बता रहा हूं। इसलिए उसके बाद जो पार्टी का निर्णय है, आपने देखा होगा कि एक बार घोषणा हुई कि 7 तारीख को माननीय हेमंत सोरेन जी ओथ लेंगे, और अचानक 3 तारीख को हम लोगों ने बैठक बुलाया, 4 तारीख को उन्होंने ओथ ले लिया। तो इसके पीछे भी पार्टी की रणनीति है। हर चीज आपको हम बता दें, हर चीज हम सार्वजनिक मंचों पर रख दें, यह जरूरी नहीं। लगातार घुसपैठ को लेकर चर्चा हो रही है कि साहब घुसपैठिए, लगातार जनसांख्यिकी परिवर्तन हो रहा है आदिवासी इलाकों में, खासतौर से संथाल परगना में लेकर। इस विषय को बीजेपी बहुत प्रमुखता से उठा रही है और कह रही है कि साहब जेएमएम की सरकार, कांग्रेस, जो आप सब लोग हैं, सब लोग आंख बंद किए हुए हैं इस प्रकार की समस्या को लेकर। आप नजरअंदाज कर रहे हैं तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, वोट बैंक के लिए। देखिए, हम समस्या को देख करके आंख नहीं बंद कर रहे हैं। अगर समस्या हो तभी तो हम आगे बढ़ें। समस्या चुनाव है। जब जब जिस जिस राज्य में चुनाव होता है, पहले आपको शायद याद होगा कि पाकिस्तान हमेशा किसी न किसी चुनाव में, पाकिस्तान और भारतीय जनता पार्टी में चुनाव होता था। फिर चाइना की एंट्री होती थी। आजकल ये बांग्लादेश की एंट्री हुई है झारखंड में। मतलब बांग्लादेश से घुसपैठिए आ रहे हैं, ये आरोप है भारतीय जनता पार्टी का, एनडीए का। जी, अगर घुसपैठिए आ रहे हैं, सीमा की सुरक्षा किसके अंदर में आता है? केंद्र सरकार के अंदर में आता है, गृह मंत्रालय के अंदर में आता है। तो अगर घुसपैठ हो रहा है तो इसके लिए जिम्मेवार आखिर है कौन? केंद्र की सरकार, गृह मंत्रालय। जब आपके घर के अंदर में कोई प्रवेश कर जाएगा, उसके बाद आपकी जिम्मेवारी है। घर का जो बाउंड्री है उसके बाहर में अगर कोई है, तब फिर आपकी जिम्मेवारी नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर घुसपैठ है तो इसके लिए पूरी तरह से केंद्र की सरकार जिम्मेवार है। आपके अगर तथ्यात्मक इस बात को माना जाए कि अगर इंटरनेशनल बाउंड्री से घुसपैठ हुई तो बीएसएफ या केंद्रीय एजेंसियों की जिम्मेदारी है, ठीक बात है। लेकिन आप क्या इस बात को स्वीकारते हैं कि उसके बाद में अगर घुसपैठ होकर कोई व्यक्ति झारखंड की भौगोलिक सीमा के अंदर मौजूद है, जो कि अनवांटेड है, नहीं होना चाहिए था, तो क्या राज्य सरकार की जिम्मेदारी यहां पे खत्म हो जाती है? अच्छा, आप एक बात बताइए कि आपको इसकी जानकारी है, लेकिन राज्य सरकार को इसकी जानकारी नहीं है। वही मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप कहीं पे कोई सनहा दर्ज हुआ, कहीं पे कोई केस दर्ज हुआ, इस तरह की परिस्थिति बनी राज्य में। ये सिर्फ चुनाव के लिए एक परसेप्शन तैयार किया जा रहा है। मैं आपको बता दे रहा हूं, और आपको मैं ये भी बता दे रहा हूं कि बांग्लादेश भी भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है वो भी फेल हो गया। गोगो दीदी वो भी फेल हो गया। और इस तरह के जितने भी एजेंडे भारतीय जनता पार्टी ने अपनाने का प्रयास किया इस चुनाव में, वो सारे फेल हो गए हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश में कोई इस प्रकार की घुसपैठ नहीं है, जनसांख्यिकी परिवर्तन नहीं हुआ है,
झारखंड के अंदर और किसी प्रकार का जो ये लगातार आदिवासियों की जनसंख्या कम होने का जो मामला चल रहा है, भले ही वो राजनीतिक आरोप है, लेकिन आप ये कह रहे हैं जमीन पे ऐसा कुछ नहीं है। देखिए जी जहां तक जनसंख्या कम होने की बात है, जी जब हमारी और आपकी संख्या बढ़ेगी तो स्वाभाविक है कि उस रेशियो में उनकी संख्या कम होगी। आप बात मेरा समझ रहे होंगे। अगर हम और आप अपनी जनसंख्या हमारा बढ़ रहा है तो स्वाभाविक है कि जो यहां पर चाहे वो आदिवासी हो चाहे गैर आदिवासी हो, जो भी लोग यहां पे रह रहे हैं जी, बाहर से अगर हम आ रहे हैं, हम यहां पर रोजगार के लिए आ रहे हैं, काम के लिए आ रहे हैं, नौकरी के लिए आ रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि हमारी संख्या बढ़ रही है, तो हमारे तुलना में उनकी संख्या कम होगी। और ये जो परसेप्शन बनाया जा रहा है 46%, 26%, ये सब सिर्फ चुनाव के लिए एक माहौल बनाने का प्रयास है। तो रोटी बेटी माटी का नारा बीजेपी देती है, प्रधानमंत्री मोदी इस बात का जिक्र करते हैं, वो कहते हैं कि साहब झारखंड की अस्मिता, उसका सम्मान, उसकी पहचान खतरे में है। तो ये तो अपने आप में एक मसला है ना, जिसको वो लगातार देखिए अब जाकर के इस देश के प्रधानमंत्री को चिंता होने लगी रोटी माटी बेटी की। मैं आपको बताता हूं कि सबसे अगर जरूरत है रोटी माटी बेटी की रक्षा का तो वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से है। पूरे देश में आप देख लीजिए कि बेटियों की क्या स्थिति है और पूरा ऊपर से नीचे जो सूची है मैं आपको उजागर कर दूंगा इसी मंच पे। फिर उसके बाद किस तरह से उन लोगों को संरक्षित किया गया, चाहे वो सरकार की तरफ से हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो, किस तरह से उनको महिमा मंडित किया गया जेल से निकलने के बाद। और आप बेटियों की सुरक्षा की बात करते हैं, माटी की सुरक्षा की बात करते हैं, रोटी की सुरक्षा की बात करते हैं। 5 किलो अनाज देना ये रोटी की सुरक्षा नहीं है, ये हम लोग कर रहे हैं। यहां के लोगों की जो अपेक्षा है उसको पूरा करने का काम झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन की सरकार कर रही है। इसलिए अगर सुरक्षा करना है तो भारतीय जनता पार्टी से रोटी माटी और बेटी की सुरक्षा करनी होगी। ठीक है, आप कह रहे हैं कि वो एक तरीके से नारा उनके खिलाफ ही जाता है। लेकिन एक और मसला, जब पिछले विधानसभा चुनाव के बाद में आप लोग वायदा करके आए तो उसमें था रोजगारी को लेकर। रोजगार की संख्या आपने बताई थी कि 5 लाख प्रति वर्ष दिया जाएगा युवाओं को। वो स्थिति दिखाई नहीं पड़ रही है। आप लोग कई बार कहते हैं कि साहब 2 साल कोविड में निकल गया, 2 साल अगर वो कम भी किया जाए उसके बाद भी भर्ती की पूरी प्रक्रिया सवालों के घेरे में है। पेपर लीक लगातार होते रहे हैं और जब भर्ती की प्रक्रियाएं हुई भी उसमें अव्यवस्था की वजह से कई युवाओं की जान चली गई। ये अपने आप में एक गंभीर स्थिति दिखाता है कि साहब युवाओं की रोजगारी के लिए कितनी गंभीर है सरकार और कितना जमीन पे काम होता दिखाई पड़ रहा है। देखिए सरकार जी निश्चित रूप से गंभीर है। और आप जो सवाल उठाना चाह रहे हैं ना जी, ये भी एक परसेप्शन तैयार किया जा रहा है। नहीं, आंकड़ा तो सर 5 लाख मैं आपको बता दूं 5 लाख का आंकड़ा हम नहीं छू पाए जी, लेकिन हमने नौकरी दी, हमने लोगों को रोजगार दिया। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से लोगों को हमने जोड़ने का काम किया और इसकी संख्या लाखों में है। मैं आपको बता दूं, कोई आंकड़ा दे सकते हैं आप? मैंने कहा कि लाखों में है, आंकड़ा आप खुद निकालिए। अगर मेरे बात में आपको कोई कमी लगे तो आप फिर हमसे सवाल कीजिए। तो इसलिए पूछो कोई अगर मैं आंकड़ा आपको दे दूंगा कि 2.25 करोड़ लोग राज्य में सरकार की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, चाहे वो मैया सम्मान योजना हो सर, रोजगार। मैं आपको आ रहा हूं सर, मैं उस पे आप बोलने का मौका दें। नहीं, मैं मैया आपने सवाल किया, मैं जवाब रोजगार पे आना चाहता मैं उसी पे आ रहा हूं। मैया सम्मान योजना हो या मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हो या लोग किसान का ऋण माफी का मामला हो या जो सरकार के द्वारा जो ओपीएस लागू करने की बात हो या यहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट पे जो लोग रखे गए थे उनको समाहित करने की बात हो, उनका जो मानदेय है उसको बढ़ाने की बात हो, तो इस तरह की योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। और रोजगार में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अभी बहुत तेजी के साथ चल रहा है। दूसरा चीज, जहां तक सरकारी नौकरी का बात है, हम ये बात सही है कि हम 5 लाख के आंकड़े को नहीं छू पाए, लेकिन हमने 2 करोड़ नौकरी देने का वादा नहीं किया था। प्रत्येक साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा हम नहीं किए थे, 5 लाख हमने किया था। हम बहुत साफ गोई से उसको मानते हैं कि हम उस आंकड़े को नहीं छू पाए हैं, लेकिन जो परिस्थिति रही है उस परिस्थिति में हमने भरसक प्रयास किया है।
तो ये 5 लाख आंकड़ा नहीं छू पाए, लेकिन कहां तक पहुंच पाए हैं, कुछ एक रफली एस्टिमेट रोजगार को लेकर? आप 2 करोड़ का हमको रफली एस्टिमेट दे दीजिए, मैं दे दूंगा आपको। सर मैं वो जो बैठेंगे ना, मैं नहीं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। नहीं, मैं सिर्फ आप ही हमसे सवाल नहीं कर सकते। नहीं, देखिए सवाल आप लोग जनता के बीच जा रहे हैं। आंकड़ा भी आपको दे देंगे, तो मेरे पास अभी आंकड़ा उपलब्ध नहीं। ठीक है, अगले विषय पे आते हैं। धर्मांतरण को लेकर भी अपने आप में एक बड़ा विषय यहां पे है, और आपसे पहले भी कई इंडिया गठबंधन के तमाम बातचीत हुई, उन्होंने माना कि धर्मांतरण की समस्या है झारखंड में, और उसको रोकने के लिए जो प्रयास होने चाहिए तो वो थोड़े नाकाफी रहे हैं। आपको लगता है कि इस दिशा में भी काम करने की और गंभीरता से जरूरत है, क्योंकि आदिवासियों का जो पहचान है झारखंड, वही कहीं ना कहीं खतरे में दिखाई पड़ रहा है? देखिए, इस दिशा में सरकार के तरफ से कदम भी उठाए जा रहे हैं, सरकार भी गंभीर है, और कुछ घटनाएं सामने आई और सरकार ने उस पर अंकुश लगाने का भी काम किया है। लेकिन इसको मुद्दा नहीं बना पा रहा है विपक्ष, ये परेशानी है। ये चुनाव का मुद्दा बनाने का प्रयास है, ना कि कुछ इसके पीछे कोई और मंशा है। उस पे अंकुश लगाने में सरकार पूरी तरह से सफल है, और इस पे अंकुश भी लगी है। बड़ी संख्या में कन्वर्जन, मतलब धर्मांतरण चल रहा है, मतलब ये दिखाई मैं अब आपसे आंकड़ा पूछूं? जी नहीं, मैं आप पब्लिक लाइफ में है सर, मैं तो सवाल करने के लिए हूं। नहीं तो सवाल आप करेंगे तो आप भी आंकड़ा पेश करेंगे। मैं कर रहा हूं बड़ी संख्या में। इसकी संख्या क्या है? बिल्कुल, जो आदिवासी इलाके बहुत संथाल पर, आप संख्या बता दीजिए ना मेरे को। तो हम सर, आप ये मान रहे हैं कि एक भी नहीं हो रहा है, मतलब ये कह रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैंने कहा कि सरकार गंभीर है, गंभीरता से हम लोग इस पर काम कर रहे हैं, और अभी हाल के दिनों में इस पर अंकुश लगा है। ठीक है, आप सामाजिक योजनाओं में महिला सशक्तिकरण को लेकर मैया योजना का लगातार जिक्र कर रहे हैं, आप अभी कह रहे तो मैंने आपको रोका भी था उस समय कि अब इस विषय पे आ जाते हैं। एक बात यह भी है कि आप महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रहे हैं, आपने 1000 रुपए की 3 किश्तें दी, अब 2500 का आपका वायदा है। बात यह है कि सामाजिक योजनाओं के माध्यम से जो फ्रीवीज की जो पूरी पॉलिटिक्स होती है या रेवड़ी बांटने की जो बात होती है, वो एक आर्थिक बोझ पैदा करती है राज्य की आर्थिक हालात में। तो क्या अपने आप में आप लोग इस आकलन के साथ में मौजूद हैं कि साहब इस प्रकार का आप 2500 रुपए या अन्य योजनाओं के माध्यम से आप लोगों को कंटिन्यू कर पाएंगे, या उसमें आप? देखिए, हमारे पास रिसोर्सेस हैं, संसाधन है, हम उसका उपयोग करते हैं, और ये जो हम पैसा दे रहे हैं, हम अपने घर से पैसा नहीं देते जी। सरकार उसके लिए व्यवस्था करती है, और अगर हम महिलाओं को सशक्त कर रहे हैं, उनको हम 1000 रुपया महीना दे रहे हैं, और दिसंबर माह से हम 2500 रुपया महीना देंगे, तो इसको आप फ्री भी कह रहे हैं। आपने लाखों करोड़ रुपया उद्योगपतियों का माफ कर दिया, इसको क्या बोलेंगे हम? जी, मैंने सवाल इसलिए आपसे किया था, अभी हाल के समय में हिमाचल का एक बड़ा जीवंत उदाहरण देखने को मिलता है। वहां की बहुत बुरी आर्थिक स्थिति हो गई राज्य सरकार। आप हिमाचल की बात छोड़ दीजिए, नहीं, एक ये झारखंड है, और मैंने कहा आपको कि अगर हम महिलाओं के सशक्तिकरण के दिशा में कदम उठा रहे हैं, और 18 साल से लेकर के 50 साल तक की महिलाओं को हम अगर 1000 रुपया महीना दे रहे हैं, और दिसंबर माह से हम 2500 रुपया महीना देंगे, जब हमारे पास संसाधन है तभी तो हम दे रहे हैं। हमारा जो बकाया राशि है 1,36,000 करोड़, वो हमारे हक का पैसा है। अगर केंद्र सरकार दे दे तो और हम उसको आगे बढ़ाएंगे, और 5000 से ज्यादा हम महीना महिलाओं को देने का काम करेंगे। ठीक है, जयराम महतो कितनी बड़ी चुनौती है जेएमएम के सामने, क्योंकि वो स्थानीय मुद्दों को लेकर लगातार मुखर हैं, और पूरे झारखंड में वो अपनी मौजूदगी पार्टी के माध्यम से दिखा रहे हैं, क्योंकि वो कहा जा रहा है इस बात को लेकर कि वो जो मसले उठा रहे हैं आज, वो लगातार जेएमएम पहले से उठाती रही है, राज्य के बनने से पहले से लेकर। देखिए, सवाल जयराम महतो का जो है जी, लोकतंत्र है, सभी को अपना अपना अधिकार है चुनाव लड़ने का। वो चुनाव लड़ रहे हैं, अपनी बातें वो रख रहे हैं, हम अपनी बातों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि इंडिया गठबंधन अपने काम के बदौलत जनता के बीच में जा रहा है। हम पाकिस्तान और बांग्लादेश के बदौलत नहीं जा रहे हैं, हम अपने काम के बदौलत में जा रहे हैं। और कोई ऐसा सरकार बता दीजिए जो अपने काम के बदौलत में चुनाव के दरमियान जाता है। अच्छा, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, कितनी संख्या आप मान के चल रहे हैं, कितनी सीटें आपकी पार्टी या फिर आपका गठबंधन जीतने वाला है? कुछ एक आंकड़ा? देखिए, हम कंफर्टेबल मेजॉरिटी में आएंगे,
हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इस राज्य में सरकार बनेगी। संख्या भारतीय जनता पार्टी बताती है, और संख्या जब बताती है तो फिर मुंह के बल वो गिर जाती है। इसलिए हम सरकार बनाने जा रहे हैं हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में। इस राज्य में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और बेहतर सरकार इस राज्य के लोगों के अपेक्षा के अनुरूप काम करेगी। एक आखिरी सवाल आपसे कि अगर आपके दावे के अनुसार आपकी सरकार आती है तो क्या वो बड़े 5 काम होंगे जो आप सबसे पहले करना चाहेंगे या उसका वायदा करना चाहेंगे इस मंच के माध्यम से? देखिए, हम लोग कोई इस तरह का वादा नहीं करते हैं। हमने कहा कि इस राज्य की जनता सरकार से जो भी चाहती है हम उसको पूरा करना चाहते हैं, और हम उसको पूरा करेंगे इस राज्य के लोगों की अपेक्षा को। बहुत शुक्रिया विनोद पांडे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मंच पे समय देने के लिए। तो जोहार झारखंड डीडी डायरेक्ट में एक तरीके से जेएमएम में जो मुख्य रणनीतिकार हैं उसमें विनोद पांडे जी आते हैं, और उन्होंने साफगोई से इस बात को कहा कि उनकी सरकार बनने जा रही है। हालांकि संख्या इन्होंने नहीं बताया। उम्मीद रहेगा 23 नवंबर का, लेकिन उससे पहले झारखंड की जनता से अपील है कि जब भी आपके इलाके में इन दोनों चरणों में वोटिंग हो, आप घरों से जरूर निकलें, किसी को भी वोट दें, लेकिन वोट जरूर दें और लोकतंत्र को मजबूत करें। तो इस कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। नमस्कार। थैंक यू सर।